प्रिय दर्शकों, करीब 2 से 3 हफ्तों की छुट्टी के बाद में आज एक मर्तबा फिर आपसे जुड़ गया। अलवेर टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले नो योर लॉज इस बेसिक लीगल एजुकेशन वेब सीरीज़ में आप सभी का दिली खैर मकदम है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझसे हमारे कुछ एक दर्शकों ने ये बात कही कि पहले मकान किराए पर दिया जाता था और अब मकान 11 महीनों के लिए, 22 महीनों के लिए या उससे भी ज़्यादा महीनों के लिए लिव इन लाइसेंस बेसिस पर दिया जा रहा है। तो कहीं ये सवाल दागा गया कि भाई ये दोनों प्रकार हैं क्या? किराए से अगर मकान दिया जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और लिव इन लाइसेंस पर अगर समझ लीजिए अपना मकान आप देते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे नवोदित वकीलों के लिए भी इन दो कंसेप्ट्स का जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत कोई मकान या कोई दुकान, कोई ऑफिस प्रीमाइसेस कह लीजिए, कोई गोडाउन कह लीजिए, अगर किराए पर दिया जाता है तो उसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती। आपने अपने किराएदार के साथ में एक किराया तय कर लिया, जगह उसको किराए पर दे दी, वो किराएदार कहलाता है। उसकी जवाबदारी ये बनती है कि वो हर महीने की समाप्ति पर आपको किराया देता रहे। और अगर पार्टीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट है कि रेंट विल हैव टू बी पेड इन एडवांस, तब तो किराया उसे एडवांस में देना होगा। तो इस बात को समझ लीजिए कि एक जगह जब किराए पर दी जाती है तो किराएदारी का हक उस जगह पर निर्माण हो जाता है उस किराएदार के हक में जिसको आपने जगह किराए पर दी थी। अब वो वहाँ जब तक कि वो रेगुलरली आपका किराया दे रहा है या महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तब तक वो अपनी जगह पर बना रहेगा। किराया जो आप दोनों के दरमियान में तय हुआ है वो देता रहेगा। किराए के अंदर में साल गुजर जाने के बाद में आपको 4% वृद्धि, 4% स्टैट्यूटरी इंक्रीज़ लेने का अधिकार रहेगा। किराएदार के पास में जगह का कब्ज़ा आ जाएगा, पोजीशन उसके पास में रहेगा, ऑफ कोर्स नॉट एज एन ओनर बट एज अ टेनेंट। तो टेनेंसी या यूँ कह लीजिए कि रेंट एक्ट के अंदर में अगर जगह किराए पर दे दी जाए तो किराएदार को एडिक्वेट प्रोटेक्शंस हासिल होते हैं। उसको आप आसानी से किराए की जगह से निकाल नहीं सकते जब तक कि कोई कोर्ट का हुक्मनामा उसके ख़िलाफ़ जारी न हो जाए। लिव इन लाइसेंस का मामला इससे बिल्कुल ही अलग है। हमारा एक आम शहरी किराएदारी और लिव इन लाइसेंस, इसके बीच में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं कर पाता। मोटा मोटा फ़र्क जो उसकी समझ में आता है वो ये कि अगर लिव इन लाइसेंस पर मैंने अपनी अगर जगह दी है तो वो एक ठराविक मुद्दत के लिए है, एक तयशुदा मिक़ात के लिए है, एक यूँ कह लीजिए कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए है जो दोनों पक्षों ने आपस में तय कर लिया है। ये मुद्दत 11 महीनों की भी हो सकती है, 22 महीनों की भी हो सकती है, उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। लेकिन इस मुद्दत के गुजर जाने के बाद में आपके लाइसेंसी को आपकी जगह में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये बात तो हमारे आम से शहरी को भी समझ में आती है। लेकिन बेसिक डिफरेंस इन दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में क्या है? किराएदार के पास में जगह का पोजीशन आ जाता है, वो जगह का किराएदारी के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन लिव इन लाइसेंस के अंदर में बुनियादी बात जो हमको समझ लेनी चाहिए वो ये कि कानूनी रूप से जगह का पोजीशन लाइसेंस पर अपनी प्रीमाइसेस देने के बावजूद भी घर मालिक के पास ही बना रहता है। अब ये बात और है कि फ़िज़िकल पोजीशन का जहाँ तक मामला है, लाइसेंसी और उसका परिवार जब जगह में रह रहा है तो फिज़िकली जगह का वो वापर कर रहे हैं। लेकिन कानूनी परिभाषा में ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन जिसे कहा जाता है, कब्ज़े का हस्तांतरण नहीं होता। भले ही आपकी जगह में रह कर के वो जगह का इस्तेमाल कर रहा है ख़ुद के रहने के लिए और अपने घर वालों के रहने के लिए, लेकिन लाइसेंस के नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको जगह इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कानूनी नुक्ते निगाह से अगर आप देखें तो पोजीशन आज भी आप ही के पास में है।
a licensee is merely allowed to use the premises for a particular period. लाइसेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस प्रेमाइसेस एक तयशुदा मुद्दत के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार मिल रहा है। अधिकार भी कहने की बजाय इस्तेमाल करने की इजाज़त आपने दे दी। तो लाइसेंस इज़ नथिंग बट अ परमिशन एंड नथिंग मोर देन दैट। एक लाइसेंसी का कोई हक अधिकार लाइसेंस प्रेमाइसेस में लिव इन लाइसेंस के एग्रीमेंट के चलते निर्माण नहीं होता। जबकि अगर एग्रीमेंट फॉर लीज़ है या रेंट एग्रीमेंट है, तब तो टेनेंट को जगह में रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जगह उसके पोजीशन में चली जाती है, वो किराएदार की हैसियत से जगह का उपयोग कर सकता है। तो इस बात को बुनियादी तौर पर समझ लीजिए कि जहाँ किराएदारी का एग्रीमेंट होगा, रेंट एग्रीमेंट होगा, आपकी जगह का पोजीशन आपसे चल करके आपके किराएदार के पास आ जाएगा। लेकिन अगर लिव इन लाइसेंस का एग्रीमेंट है, पोजीशन आप ही के पास में रहेगा। आपका लाइसेंसी जिस जगह पर आपने उसको रहने की अनुमति दी है, वहाँ पर वो जगह का उपयोग करता रहेगा जब तक कि लाइसेंस की मुद्दत ख़त्म नहीं हो जाती। कि जो वर्ड लाइसेंस हम यूज़ करते हैं, इसी के लिए अंग्रेज़ी का दूसरा लफ्ज़ है परमिशन, लिव इन लाइसेंस। तो आपने लिव दे दिया, आपने परमिशन दे दी अपने लाइसेंसी को जगह का इस्तेमाल करने की, जगह का उपयोग करने की। अब ये उपयोग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी हो सकता है या ये उपयोग कमर्शियल पर्पस के लिए भी हो सकता है। रेंट एग्रीमेंट और लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट के बीच का ये जो डिफरेंस है, इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लाइसेंसी के बारे में कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने उसको अपनी जगह का पोजीशन दे दिया। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कहेंगे कि मैंने उसको अपनी जगह इस्तेमाल करने के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए दे दी। वो जो आपको हर महीने के अंत पर देता है, उसे हमारी कानूनी परिभाषा में लाइसेंस फ़ी या कंपनसेशन कहा जाता है। जबकि किराएदार आपको जो देता है वो जगह का किराया है। अब ठीक है कि आमतौर पर हमारा आम सा शहरी जो है लाइसेंसी से मिलने वाली माहाना अमाउंट को रेंट ही कहता है, लेकिन दर हकीकत वो रेंट नहीं है। वो तो आपका जगह इस्तेमाल करने का मुआवजा है जो उसने आपको दिया है। इसे हमारे यहाँ कंपनसेशन या लाइसेंस भी कहते हैं। अब ये दोनों बातों को जानने के बाद में आ जाइए कुछ और बातों को भी समझते चलते हैं। आपने अपनी जगह किराएदारी पर दी हो या लिव इन लाइसेंस बेसिस पर दी हो, दोनों ही सूरतों में एग्रीमेंट का राइटिंग में होना और रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। मैं अपनी जगह किसी को किराए से दे रहा हूँ या मैं अपनी जगह किसी को 11 महीनों के लिए या उससे ज़्यादा मुद्दत के लिए, एक ठराविक मुद्दत के लिए लाइसेंस पर दे रहा हूँ, दोनों ही सूरतों में एग्रीमेंट रजिस्टर करना होगा। उस पर जो रिक्विजिट स्टैम्प ड्यूटी है वो भरनी होगी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरने होंगे। लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट के सिलसिले में आज एक बहुत अच्छी सुविधा जो हो गई है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर नंबर लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं। गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को, कुछ वकीलों को, कुछ स्टैम्प वेंडर्स को बाकायदा इस बात का लाइसेंस दिया हुआ है कि वो लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट आपके घर पर आकर के रजिस्टर करवा सकते हैं। तो वो आपके घर चले आएंगे, लाइसेंस और लाइसेंसी दोनों की उपस्थिति होगी, इसी तरह से 2 विटनेसेस होंगे और आपका एग्रीमेंट ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, न किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट जोड़ना पड़ता है न कुछ और। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको अपना आधार कार्ड, अपने लाइसेंसी का आधार कार्ड, दोनों विटनेसेस का आधार कार्ड, ये 4 डॉक्यूमेंट्स मौजूद रखने होंगे और फिर उसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्टर होने के साथ ही सब रजिस्ट्रार का ठप्पा लगी हुई ऑनलाइन कॉपी अपने लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट की आपको घर बैठे मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है जो आज की तारीख़ में क्या, आज से कुछ सालों पहले से हमें उपलब्ध चली आ रही है। स्टैम्प ड्यूटी भी कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई किस्म की नहीं होती। आपका जो 11 महीनों का किराया है उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 2.5% ऑफ द एनुअल लाइसेंस फी would be the stamp duty payable on such agreement. In addition to that,
एक ठराविक रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, आई विल समथिंग लाइक 300 रुपीज़ और सो सब्जेक्ट टू करेक्शन। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग चार्ज के नाम पर भी आपसे 200-300 रुपये लिए जाते हैं। मैं समझता हूँ मिल मिलाकर के 2,500 से 3,000 रुपयों के अंदर में आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाना चाहिए। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स, यू सी, ये मैंने कोई आपको हार्ड एंड फास्ट किस्म का फॉर्मूला नहीं दिया है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पीरियड फॉर विच द प्रीमाइसेस हैज़ बीन गिवन ऑन लाइसेंस। अगर समझ लीजिए 5 वर्षों के लिए आपने दी है तो फिर तो लाइसेंस फ़ी को समझ लीजिए उस हिसाब से कैलकुलेट करना होगा और फिर साथ में स्टैम्प ड्यूटी भरनी होगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहायत ही आसान है। रजिस्ट्रेशन के बारे में ये भी सुन लीजिए कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट ये अनिवार्य है। अगर आप लैंडलॉर्ड है, अगर आप अपनी जगह किराए से दे रहे हैं या लाइसेंस पर दे रहे हैं, दोनों ही सूरतों में बीइंग अ लैंडलॉर्ड, मकान के मालिक होने की हैसियत से या दुकान के मालिक होने की हैसियत से कायदे में ये जवाबदारी आप पर डाल रखी है कि आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाइए। और अगर आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? मैं समझता हूँ सेक्शन 55 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी लुक्ड इनटू। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ रेंट एग्रीमेंट और लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट? ये प्रावधान किया गया है कि अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं है तो एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में टेनेंट जो कुछ कहेगा उसको सही मान लिया जाएगा। मैं आपके लिए वो प्रोविजन पढ़ लूँ। द कंटेंशन ऑफ द टेनेंट अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच अ प्रीमाइसेस वाज गिवन टू हिम बाय द लैंडलॉर्ड on live and license or have been let out to him shall prevail unless proved otherwise। टेनेंट जो कहेगा वो सही, और टेनेंट की बात का विपर्यास करने वाली अगर कोई बात आप कह रहे हैं तो आपको अपनी बात को साबित करना होगा। तो ये कॉन्सिक्वेंस है। आप देखिए, मैं समझता हूँ लीगल कॉम्प्लिकेशन में न पड़ते हुए कुछ पैसे आपके ज़रूर खर्च होंगे, लेकिन लिव एंड लाइसेंस के एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड ज़रूर करवाइए। रजिस्ट्रेशन के बड़े फ़ायदे हैं। आप देखिए, एक मरतबा लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो गया, आपके पास में अपने लाइसेंसी को अपनी जगह से निकालने का परिपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट रजिस्टर करवाने के बड़े फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि जो घर मालिक है, जो अपनी जगह लिव एंड लाइसेंस पर दे रहा है, वो अपनी कानूनी जवाबदारी अदा कर चुकता है। क्योंकि कहीं हमें सेक्शन 55 के सब सेक्शन 3 में ये भी प्रोविज़न मिलती है कि अगर एक मकान मालिक अपनी जगह किराए पर देते समय या लिव एंड लाइसेंस तत्व पर देते समय डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं करता है तो ऐसे मकान मालिक को 3 महीनों की सज़ा या यूँ कह लीजिए कि 5,000 रुपये का फ़ाइन, ये दोनों शिक्षाएं एक साथ भी यूँ कह लीजिए कि उसको भुगतनी पड़ेगी। तो एक पिनल प्रोविज़न भी बना दिया गया है। बीइंग अ लैंडलॉर्ड, इफ़ यू डू नॉट गेट द डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड, यू मे बी लायबल टू फेस दिस पेनल्टी विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर अंडर 55 सब सेक्शन 3। सो बी वाइज एनफ। जगह आपकी, थोड़ा सा खर्च होगा, आप और आपका लाइसेंसी, हमारे यहाँ पर ये रीत बनी हुई है कि दोनों 50% ऑफ द पॉसिबल चार्जेस इनकर कर लेते हैं। आधा खर्च आप कर लें, आधा खर्च आपका लाइसेंसी करेगा, डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो जाएगा। आपके लिए भी मन की शांति रहेगी और आपके लाइसेंसी को भी कोई धड़का नहीं रहेगा कि भैया 11 महीनों तक तो मैं इस जगह में बना हुआ हूँ। और फिर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का एक और बहुत अच्छा उपयोग ये होता है कि कल को अगर समझ लीजिए लाइसेंस टर्मिनेट करने के बाद भी या लाइसेंस पीरियड ख़त्म होने के बाद भी आपका लाइसेंसी आपकी जगह खाली करके नहीं दे रहा है, अपनी जगह में बना हुआ है, तब तो आपको उसके ख़िलाफ़ में कानूनी चाराजोई करनी पड़ती है। बांद्रा में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। वो लाइसेंस प्रीमाइसेस जो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए दी गई हैं, उनके लाइसेंसी से जगह का ताबा लेने के लिए आपको वहाँ पर एप्लीकेशन करना होता है। और ये एप्लीकेशन के चलते अगर आपके पास में रजिस्टर्ड लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है, तब तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रतिस्पर्धी को अपना बचाव करने के लिए कोई कारण ही बाकी नहीं रह जाता। रजिस्टर्ड लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट प्रिवेल्स, इट विल बी गिवन इफेक्ट टू। और इसका विपर्यास करने वाला अगर कोई स्टैंड आपका लाइसेंसी लेता है तो शायद उसकी एक भी न चले।
तो ऐसे में यह रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बड़ा उपयुक्त ठहरता है। ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के चलते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का फैसला आपके हक़ में आ सकता है। लिव-इन लाइसेंस प्रीमाइसेस अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई है तब तो लाइसेंसी के अगेंस्ट आपकी याचिका बांद्रा की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में दाखिल होगी। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त होता है जबकि प्रीमाइसेस कमर्शियल पर्पस वाली है, कोई दुकान का गाला है, कोई गोडाउन है या कोई ऑफिस प्रीमाइसेस है जो आपने लिव इन लाइसेंस तत्व पर उठा रखी है और उसमें जो लाइसेंसी है वो मुद्दत के गुजरने के बाद में या एग्रीमेंट टर्मिनेट करने के बावजूद आपकी जगह आपके कब्ज़े में नहीं दे रहा है, तब आप उसके ख़िलाफ़ में प्रोसीडिंग्स कहाँ दाखिल करेंगे? इसका जवाब ये बनता है कि कमर्शियल प्रीमाइसेस के लिए चूँकि इस एक्ट में, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट में कोई प्रिस्क्राइब्ड फोरम नहीं है, आपको अपना दावा सिविल जज की कोर्ट में लगाना होगा। और सिविल जज की कोर्ट में दावा लगाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि परिश्रम लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि एक आसानी तो यही हो जाएगी कि अगर समझ लीजिए आप कल्याण में हैं तो आपका दावा कल्याण कोर्ट में ही लग जाएगा, आपको बांद्रा तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कमर्शियल प्रीमाइसेस के सिलसिले में कहीं लोगों का ये मानना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा कोर्ट फ़ी भरना पड़ेगा कोर्ट में पोजीशन का दावा दाखिल करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे पोजीशन का दावा न कहते हुए आप इसको मैंडेटरी इंजंक्शन के दावे का स्वरूप दे दीजिए। ये कह लीजिए कि मेरा लाइसेंसी जिसे अब लाइसेंस प्रीमाइसेस में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मेरी प्रीमाइसेस के अंदर में ज़बरदस्ती विराजमान है और मैं कोर्ट से एक मैंडेटरी इंजंक्शन का ऑर्डर चाहता हूं कि वो यहाँ से उसको चलता कर दे, उसको रिमूव कर दे। तो आप सूट फॉर पोजीशन कहने की बजाय कॉल इट अ सूट फॉर ग्रांट ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन टू रिमूव द डिफेंडेंट फ्रॉम द प्रीमाइसेस व्हिच वाज लेट आउट टू हिम ऑन लिव इन लाइसेंस बेसिस। ये सिर्फ शाब्दिक खेल है, लेकिन ये कहीं कोर्ट फी के डिटर्मिनेशन में, वैल्यूएशन ऑफ सूट को अराइवेट करने में बड़ा मददगार साबित होता है। तो मैं अपने दावे को सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन का यूँ कह लीजिए कि स्वरूप अगर दे देता हूँ तो कम से कम कोर्ट फी में कमर्शियल प्रीमाइसेस के अंदर में मौजूद मेरे लाइसेंसी के अगेंस्ट मुझे उसको जगह से बाहर कर देने का दावा दाखिल करने की मुबह कायदे में मौजूद है। मैं समझता हूँ ये जानकारी हमारे श्रोताओं को, हमारे वकील बंधुओं को और सभी सुनने वालों को उपयुक्त ठहरेगी। आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते में फिर कोई ऐसा टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाएंगे जो आपके दैनंदिन जीवन से निगड़ित है और कानून के अंदर में आपके लिए क्या क्या सुविधाएं की गई है इसके बारे में और भी विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।